हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपको मेरी आ रही है? सर नमस्कार। थैंक यू समय देने के लिए। जी जी। एंड मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू सेशन आपके साथ करना चाहता था। बचपन से मैं आपका इंटरव्यू देख के बड़ा हुआ हूँ और शायद आज जो इंटरव्यू थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपकी ही देन है सर। तो शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि आपकी ऑडियंस यहाँ पे है और हमारी ऑडियंस यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा आपका। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे गेस्ट हमारे बीच में हैं वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंटरव्यूअर है। उनका शो गुफ्तगू इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग सेलिब्रिटी इंटरव्यू टॉक शो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर इज अ क्रिएटिव राइटर, बट उसके साथ सर का इंटरेस्ट हर मीडिया की हर हर फील्ड में है। फिर चाहे वो फिल्म्स हो, टेलीविजन हो, शोज हो, म्यूजिक हो, पोएट्री हो, या कोई भी एनीथिंग क्रिएटिव। एंड आपको पता है सर इंटरव्यूअर हैं, बट मुझे पता है कि सर इज अ क्रिएटिव पर्सन एंड एन आर्टिस्ट एट हार्ट। सो प्लीज वेलकम सैयद मोहम्मद इरफान सर। थैंक यू सर। थैंक यू हर्षित। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी। आपका सर जो सफर है ये मरकंडी रॉबर्ट्सगंज से मिर्जापुर, फिर इलाहाबाद होते हुए फिर दिल्ली, सर थोड़ा प्लीज आप अपनी जर्नी के बारे में अगर बता सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप खुद भी इलाहाबाद में शायद बैठे हुए हैं, जैसा मुझे अंदाजा है। और अगर नहीं भी इलाहाबाद में बैठे हुए हैं तो कुछ रिश्ता आपका इलाहाबाद से है। और इलाहाबाद वो शहर है जहाँ मेरी पढ़ाई हुई, यानी कि यूनिवर्सिटी में। तो एक तरह से मैं कहता हूँ कि इलाहाबाद मेरा एक दूसरा जन्म स्थान है। और मेरा पहला जन्म स्थान, जैसा कि आपने कहा ही, कि वो उत्तर प्रदेश का, पहले वो मिर्जापुर जिला था, अभी वो सोनभद्र जिला है। उसकी एक सीमेंट फैक्ट्री की खदान में, यानी माइंस में मेरा जन्म हुआ। और वहीं पर 10+2 की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं आ, इलाहाबाद आ गया स्थान। और एक आ, दूसरा, जहाँ पर आपका एक दूसरा जन्म, दूसरे अर्थों में, जहाँ आप खुद अपनी शिक्षा डिजाइन करते हैं अपने लिए, अपना एक रास्ता सोचते हैं, बनाते हैं, और फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। तो संक्षेप में अगर कहूँ तो आपने शुरू में कहा ही कि रॉबर्ट्सगंज, यानी कि सोनभद्र जिले का हेडक्वार्टर, और फिर ये जो सीमेंट फैक्ट्री की माइंस, वो एक बहुत ही प्राकृतिक रूप से समृद्ध इलाका था जहाँ मेरा जन्म हुआ। और उसकी बहुत मधुर स्मृतियां, और अब तो कहूंगा कि थोड़ी कड़वी भी, क्योंकि वो पूरी बस्ती, पूरा इलाका उजड़ चुका है। तो उस यात्रा को लेकर इलाहाबाद होता हुआ, पटना होता हुआ मैं दिल्ली पहुंचा हूँ। तो अभी दिल्ली, मुंबई, ये सब होता रहता है हर्षित। सर आप इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हो, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, सर आप लाइफ में इतने हम्बल कैसे रहते हो, ग्राउंडेड कैसे रहते हो आप? कुछ तो उसकी वजह मैंने भी हाल में 7-8 साल पहले डिस्कवर की कि शायद जो इलाका मेरे जन्म का है, वहाँ आदिवासियों का एक बाहुल्य है। और शायद वो धीरज और धैर्य और एक जिसे कहते हैं कि सहनशीलता, वो मुझे आदिवासियों के जीवन से मिली है। ये मैंने बहुत बाद में एक तरह से एहसास किया, डिस्कवर किया। तो ये शायद आपका मानना है या हमारे प्रशंसकों का या दर्शकों का, कि मैं हम्बल वगैरह हूँ। वैसा हूँ नहीं, उतना मैं शायद प्रिटेंड ही कर लेता हूँ। ये नहीं, जी। मतलब बट सर जिस तरह से आप इंटरव्यू लेते हो, अब बिहाइंड द सीन्स आप कैसे हो वो मैं हम मिलेंगे तब मुझे पता चलेगा, बट ऑन स्क्रीन जो है वो सब लोग परसीव करते हैं कि सर आप बहुत हम्बल और ग्राउंडेड रहते हो हमेशा। हाँ, तो उसके लिए देखिए, आप जैसे जैसे कुछ पढ़ते लिखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मनुष्य के इतिहास और उसकी यात्रा के एक बड़े छोटे से पड़ाव पर आप हैं। और उसमें अगर आप उस छोटे से पड़ाव को कुछ ज्यादा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बड़ा मान लें और अपने को बहुत इतना महत्व दे दें, जिससे कि उस पूरी यात्रा का अपमान हो, तो शायद मेरे दिमाग में ये बात रहती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक विशाल महान यात्रा के एक पड़ाव पर किया जाने वाला एक छोटा सा काम है, जो कि मुझे अपने अग्रजों से, अ, अपने पूर्वजों से मिला है।
और उसका सम्मान इसी तरह किया जा सकता है, उसे वापस इसी तरह किया जा सकता है कि आप उनकी दी हुई, यानी कि जो भाषा हम बोलते हैं, जो व्यवहार हम करते हैं, जो खान पान हम करते हैं, जो हमारी प्रकृति है, वो तो हमें इतिहास से और परंपरा से और इस सतत महान यात्रा से मिली है। तो उसके प्रति हमन्य होना होगा अगर हम अपने आप को अतिरिक्त महत्व दें। हालांकि अपने आप को भी अतिरिक्त महत्व देना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में अगर समझा जाए तो हमें शायद इस बात को बहुत मन के भीतर किसी गहरी तहों में हमें इस बात पे यकीन करना चाहिए कि हमें मिला बहुत कुछ है जिसे हमें वापस करना है। तो ये एक जिम्मेदारी का एहसास देता है कि आपने इतना कुछ लिया है अपने समय से, अपने समाज से, प्रकृति से, अपने पूर्वजों से। आ, मतलब आप सोचिए कि जब आप हम्बल होते हैं तो आप उस हम्बल होने में उस पहिए का आविष्कार भी है जिसने आपका जीवन सरल बनाया, उस आग का भी है जिसने आपको जीना सिखाया। तो इस तरह आप अपनी इस अतीत की यात्रा से जोड़ पाते हैं, उसके प्रति अपना एक ट्रिब्यूट, एक होमेज पेश कर पाते हैं। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने इतने लोगों का अपने लाइफ में इंटरव्यू लिया, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, सर जब आप इंटरव्यू लेते हो, लाइक आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैं गुफ्तगू की पूरी प्लेलिस्ट देखा कि आपने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, रेखता वाली भी देखा, पुरानी राज्यसभा वाली भी देखा। सर कभी ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू लेते हो लोगों का, फिर इंटरव्यू की गुफ्तगू के बाद वो लोग आपके दोस्त बन जाते हैं या आपसे उनकी अच्छी जान पहचान हो जाती है और वो आपके आपसे टच में रहते हैं? ऐसा आमतौर पर हर्षित होता नहीं है, और न मैं प्रोएक्टिवली इस रिश्ते को बहुत आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि अंततः मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सोचता हूँ, और पत्रकारिता की उस निष्ठा को, उस आस्था को बरकरार रखते हुए, अगर उदाहरण के लिए मैंने रेलवे मिनिस्टर के साथ एक इंटरव्यू किया और अगले दिन मैंने रेलवे मिनिस्टर से कहा कि मेरे रिश्तेदारों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, आप उसे कंफर्म करा दीजिए। तो इस तरह मैं खुद सचेत रूप से वो एक दूरी बनाए रखता हूँ, जिससे कि मेरे प्रोफेशन की जो डिसेंसी और उसकी शर्तें हैं वो पूरी हो सके, और किसी के साथ में अतिरिक्त आउट ऑफ द वे अगर इसलिए भी पीआर वर्क अगर किया जाता है तो वो पीआर वर्क मैं नहीं करता। मैं उस एरिया में बहुत कमजोर हूँ। सर जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हैं और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फेमस है, फिर उसमें वहां से टिग्मांशु धूलिया भी हैं, तो सर आपकी इलाहाबाद की क्या यादें हैं उस टाइम जब आप थे यहाँ पे? देखिए, इलाहाबाद इधर तो मैं बहुत बरसों से नहीं गया, मुझे लगता है कि अब करीब शायद 20 साल हो गए होंगे या 18 साल, जब ठीक से मैं इलाहाबाद गया। बीच में मैं गया था, ये शायद डीमोनेटाइजेशन के ठीक एक महीने पहले, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा ट्रिप था। लेकिन अब ऐसा सोचिए कि एक छोटे से कस्बे से या सीमेंट फैक्ट्री की एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप से निकल कर कोई लड़का एक इलाहाबाद जैसी जगह पे आया है, जिसे उस जमाने में एशिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और जो दूसरे उच्च अध्ययन के इलाके हैं उसमें बहुत अच्छा काम इलाहाबाद से हो रहा था। और उस वक्त बहुत सारे साहित्यकार वहाँ रहते थे और बहुत साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां वहाँ होती रहती थी। नाटकों से लेकर हम लोग का एक फिल्म क्लब था, उसमें दुनिया भर की फिल्में दिखाई जाती थी। आज भी उस क्लब के, उस फिल्म क्लब के, वो तो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट का हिस्सा था ना, तो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट के ज़माने में जो फिल्म क्लब बने थे वो खासतौर पर शैक्षणिक संस्थानों में उनका केंद्र हुआ करता था। और हम लोग के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एमसी चट्टोपाध्याय दादा जो थे वो उसको चलाते थे। आज भी वो हैं, स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, और एक पत्रिका भी निकालते हैं। बीच में एक दो बार उनका फोन भी आया। तो कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद एक शहर के रूप में, शहर क्या होता है, उसके रहने वाले ही तो लोग होते हैं। और तब चाहे वो कंपनी बाग हो, वो सोबतिया बाग हो, वो दारागंज हो, वो सिविल लाइंस हो, वो सब्जी मंडी हो, वो सारे इलाके
तब लगता था कि अरे बहुत बड़ा शहर है। अब दिल्ली या मुंबई की तुलना में अगर देखें तो आप शायद साइकिल से उसे 1 घंटे के अंदर पूरा चक्कर लगा सकते थे। और पैदल चलना एक बहुत आम बात हुआ करती थी। साइकिल भी हम लोगों को शायद किराए पर लिया करते थे और मतलब घंटे के हिसाब से उसके पैसे दिया करते थे। फिर चाहे वो हॉस्टल में रहने वाले दोस्त हों या फिर डेलीगेसीज में रहने वाले साथी लोग हों, तो बहुत ही नए सपनों का एक वहाँ जन्म हो रहा था और बहुत नई नई तरह की चीजों से आंखें चार हो रही थी और अनुभव समृद्ध हो रहे थे। हम नहीं कह सकते कि कितना कुछ है जो, चाहे मैं गुरमा कहूँ चाहे मैं इलाहाबाद कहूँ, आज भी जिस अनुपात में वो मेरे अंदर जमा हुआ है, शायद दूसरे शहरों और दूसरी जगहों के अनुभवों ने मुझे उतना समृद्ध नहीं किया। तो इलाहाबाद में तो जैसे यही होता था कि सुबह उठे तो अखबार से कतरन काट ली गई, वो वाली जिसमें लिखा हुआ है शहर में आज, नगर में आज। अमृत प्रभात पत्रिका, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत प्रभात, यही सब आज अखबार होते थे। उसमें से सुबह सुबह उठिए और वो कतरन काट लीजिए जिसमें लिखा हुआ है शहर में आज या नगर में आज। तो उसको काट लिया गया, उसको जेब में रख लिया गया। अच्छा, अब कहाँ चलना है? हिंदुस्तानी अकेडमी। हिंदुस्तानी अकेडमी जाके बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई गोष्ठी हो रही है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, अब कहाँ चलना है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो फिर उधर चले गए। फिर कुछ नहीं हुआ तो सिविल लाइंस में कुछ हो रहा है। फिर किताबों की दुकान यूनिवर्सल है, तो व्हीलर्स है, तो लोक भारती है, तो नीला प्रकाशन है। ये सब हम लोगों के घूमने के अड्डे होते थे। फिर यूनिवर्सिटी के अपने थिएटर क्लब और थिएटर एक्टिविटीज और ये सब दोस्तों की एक दुनिया। शायद पढ़ाई पर उस तरह ध्यान मैंने नहीं दे पाया जिस तरह लोग करियर को लेकर के बहुत फोकस्ड रहते हैं कि ये करना है जिंदगी में, वो करना है। मेरे पास तो इतना कुछ खुल गया था इलाहाबाद पहुंचने के बाद कि क्या क्या समेट लूं, क्या क्या बटोर लूं, क्या क्या अपने हिस्से में ले आऊं। वो एक पूरी नई दुनिया थी जिसकी बड़ी अच्छी यादें इलाहाबाद की तो हैं मेरे पास। जी सर। और सर, जो आपने दुकानों का नाम बोला, यूनिवर्सल व्हीलर, वो अभी भी है यहाँ पे? हाँ। अच्छा सर, आपको जैसे आप बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स का भी इंटरव्यू लेते हैं, सर आपको क्या पसंद है? पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा की कमर्शियल मसाला मारदार सिनेमा? मैं तो कहूंगा कि दोनों ही तरह का, उस तरह मैं डिवाइड नहीं कर सकता। हालांकि एक समय के बाद बहुत ही जो हाईली एंटरटेनमेंट स्टफ्ड सिनेमा मुझे फिर बोर करने लगता है, एक बात। और दूसरी चीज के एस्थेटिक की जो चॉइसेस है मेरी, उसमें थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन डोमिनेट करता है। मुझे राइट। बहुत नैरेटिव स्ट्रक्चर की कहानियां, जिसमें एक बार की बात है, फिर एक राजा था, फिर एक रानी थी, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे, वो वाला जो एक स्टोरी टेलिंग का नैरेटिव है, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे एब्स्ट्रैक्शन में, मुझे शायद आषाढ़ का दिन देखते हुए मुझे उतना मजा आएगा, या सूरज का सातवां घोड़ा देखते हुए मैं उसे कई बार देख सकता हूँ, लेकिन शायद जंजीर और दीवार या शोले को देखने में मैं कई कई महीने शायद लगाना चाहूँ। अभी तो कई वर्षों से नहीं देखी ये फिल्म। यस सर। तो और जी। सॉरी, नहीं मैं मैंने कट कर दिया सर, आप बोल रहे नहीं, जैसे कि अभी हाल ही में ये जो पठान नाम की फिल्म आई, तो उसको इसी तरह सिर्फ देखा कि भाई वो हमारा फील्ड है, तो एक तरह से उसको एक क्लासरूम एक्सरसाइज की तरह ही देखा, थोड़ा मन मार के ये। लेकिन सच पूछिए तो हार्डली 2 मिनट से ज्यादा वो देखी जाने वाली फिल्म नहीं थी, जो कि बहुत राइट। इसका हाइप हुआ। जी। यस सर। इसका मतलब सर, आपको फिल्में पसंद है जैसे ओम दरबदर, घोड़े को चने खिलाने ले जा रही हूँ, ये सब की एब्स्ट्रैक्ट फिल्में आपको पसंद है? अच्छा, बिल्कुल आपने सही जी पकड़ा। जी। सर। और आपने आपने कमल स्वरूप सर का इंटरव्यू भी लिया था? हाँ, कमल बहुत ही अनोखे आदमी है, बहुत ही अनोखे। मतलब वो फिल्म देखने में इतनी अच्छी है, बट आज तक मैं हम लोग लॉजिक ही लगा रहे हैं फिल्म में था क्या। हाँ, फिल्म को थोड़ा महसूस करने की और उसके फिल्म आर्ट के टूल्स के भीतर देखने की जरूरत है, ना कि उससे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये राइट। वाला अप्रोच नहीं। जैसे आप एक आर्टिस्ट हो, मैं भी एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट हूँ सर। आर्ट से और क्रिएटिविटी से घर चलाना, किचन चलाना इतना मुश्किल क्यों है सर?
आपकी राय जानना चाहूंगा। वो हमेशा से था। आ, वो हमेशा से था। हमारे एक गेस्ट ही जिनका नाम सुरेंद्र राजन है, वो कहते हैं इस बात को। अभी हाल ही में, अभी तो वो कोयम्बटूर में जाकर रहते हैं, कमरा किराए पर लेकर। उन्होंने जीवन की तमाम जो मुख्य धारा की चिंताएं हैं उनको स्थगित कर दिया है, और अब वो कहते हैं कि अब उनको जीवन में कोई रस नहीं है और ना तो उससे कोई उम्मीद है, ना उन्हें कुछ लेना देना है। वो एक बात कहते हैं कि, और उनसे भी ये बात उर्दू के मशहूर कथाकार जोगिंदर पाल ने कही थी कि आर्टिस्ट कभी खुश नहीं रह सकता। अगर वो आर्टिस्ट है तो वो खुश नहीं रह सकता। जब सारी कथित खुशियां उसके पास आ जाएंगी तब भी वो दूसरों के दुख से दुखी होगा। तो इस तरह अगर आप ने एक कला या सृजन का कोई रास्ता चुना है तो आप अपने समय से कभी भी आंख नहीं चुरा सकते, और समय में हमेशा वो चीजें मौजूद रहती हैं जो आपको उसकी विद्रूपताओं में नजर आएंगी। मतलब पूरे, चाहे आप ये कथित विकास है, चाहे वो सफलता के रास्ते आपको जो मोटिवेशनल गुरु लोग बताते हैं या मार्केटिंग गुरु लोग बताते हैं, वो सब आपको अकेला ही करते जाते हैं। और ये भी बात एक दूसरे हमारे गेस्ट अशोक शहाणे ने कही कि इंसान तो अकेला ही आया है और अकेला ही रहना उसका उसकी नियति है। लेकिन मैं इस मामले में उनसे कुछ डिफर करता हूँ, और मेरा मानना है कि शायद वो समूह में ही अपनी मुक्ति चाहता है और उसी में वो सुख चाहता है। और जैसा कि सर्वेश्वर दयाल ने सक्सेना ने अपनी कविता में कहा कि अगर तुम्हारे कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में गाना गा सकते हो। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए एक एम्पैथी जो है, उसकी जो पहली शर्त है कि वो सहानुभूति रखे। वो उसके बिना उसकी कला या उसका कलात्मक व्यक्तित्व संभव ही नहीं है अगर उसने अपने से बाहर की दुनिया के प्रति सहानुभूति नहीं रखी, एम्पैथी नहीं रखी। एम्पैथी एक पहली शर्त है किसी भी कलाकार के फ्लरिश होने और उसके अस्तित्व। मैं आपका सोशल मीडिया देखता हूँ, आप कई चीजें करते हो, कभी आप म्यूजिक भी करते हो, आप इंटरव्यू भी करते हो, आप लिखते भी हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता सर, आप कौन सा मीडिया का फील्ड है जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हम्म, सबसे ज्यादा शायद मैं म्यूजिक को करता हूँ, और वो मेरा थोड़ा कमजोर पक्ष भी है। मैं खुद कभी गा नहीं पाया। हालांकि ज्योतिषी विद्या में प्रवीण एक दो ज्योतिषियों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर अभी कोई बृहस्पति की कोई ऐसी दशा है जो वो कट जाएगी तो तुम पंडित जसराज के बगल में बैठकर गाओगे। तो ठीक है, पंडित जसराज के बगल में बैठा तो सही, लेकिन गाने का वो जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी अभी तक सच नहीं हुई। तो मुझे शायद संगीत एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज्यादा अ, उसके अंदर जो एक अमूर्तन है। मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो मुझे बहुत अपील करता है, और म्यूजिक के अंदर वो एब्स्ट्रैक्शन है, वो बहुत ऐसी अप्रत्याशित अनुभवों की दुनिया में आपको ले जाता है संगीत। और वो कोई भी संगीत हो, वो सिर्फ मैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी भी तरह का संगीत हो सकता है। मतलब विश्व संगीत हो सकता है, वो लोक संगीत हो सकता है, वो कोई आदिवासी वाद्यों से निकला हुआ वाली आवाज हो सकती है, वो कहीं किसी जंगल की कोई शांति हो सकती है। मैं सिलीगुड़ी में चाय बागानों में गया तो वहां उस हफ्ते बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, और एक ऐसा इलाका था जहाँ बहुत हरियाली और बहुत घने पेड़ थे, और वहां अंदर से एक ऐसी आवाज आ रही थी, एक ऐसी चीज की, अब मैं नहीं समझता कि वो कौन सी चिड़िया थी, वो क्या था, कोई पतिंगा था, झिंगुर था। वो एक ऐसी आवाज थी जो संगीत का एक दूसरा अनुभव आपके सामने रखती है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे लगता है अगर जवाब ही देना हो आपके सवाल का तो शायद संगीत ही वो चीज है जो बहुत उसके अंदर एक मिस्ट्री का एक एलिमेंट है। जी
जी, क्योंकि मैंने आपकी कई पोस्ट देखी है जहाँ पे आप सितार बजा रहे हो आपके सोशल मीडिया पे। वो फोटो ऑफ है, फोटो ऑफ। ओके। कोई अगर आप हमारे साथ कोई फेमस इंसिडेंट शेयर करना चाहो, आप इतने एपिसोड आपने शूट किए हो, कोई आपकी ऐसे फेमस मेमोरी हो किसी भी सेलिब्रिटी के साथ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको कुछ ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ हो आपके शूटिंग के दौरान, शो जब आप शूट करते थे, या कुछ भी फनी इंसिडेंट, कुछ भी ऐसे तो बहुत सारे ऐसे फनी या कहिए कि मेमोरी। अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे अनुभव होते हैं। लेकिन मैंने पाया है कि जिस पर्टिकुलर गेस्ट के साथ शुरुआत अगर बहुत खराब हो, वो इंटरव्यू बहुत अच्छा बन जाता है। ये एक बहुत ही डायकोटोमी है मेरे फील्ड की या मेरे अनुभव की। जैसे मैं कहूँ कि जो तब तो वो राज्यसभा एमपी थे मणिशंकर अय्यर, तो मैं उनके जब घर पहुंचा तो बारिश हो रही थी और गाड़ी से उतरते ही पोर्टिको से मैं करीब करीब भागता हुआ अंदर की तरफ गया, ताकि क्या होता है कि जो कपड़े आप पहने होते हैं अगर उस पर बारिश की बूंदें पड़ जाती हैं तो उस पर दाग आ जाता है और आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए वही अगला 1 घंटा होता है, उतनी देर में वो सूख नहीं पाता। तो जब मैं अंदर पहुंचा तो वो बहुत नाराज हुए, तो इस बात पे कि मैं उनके फर्श पर अपने भीगे हुए पैर लेकर वगैरह वगैरह, बहुत नाराज हुए। और उन्होंने अपनी पत्नी का हवाला दिया कि वो देखेगी तो बुरा मानेगी। तो इस तरह से वो एक शुरुआत मैं कहूँगा कि अच्छी नहीं हुई मणिशंकर जी के साथ। और मुझे लगा कि जब इस नोट पर गेस्ट आपका स्वागत कर रहा हो नाराज होकर, तो उससे बात कैसे होगी। फिर लेकिन आप उस इंटरव्यू को देखिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये सब हमारे काम का हिस्सा है और ऐसे बहुत सारे अप्रत्याशित अनुभव होते रहते हैं कि आप कई बार किसी को बहुत अच्छा समझते हैं वो बुरा निकलता है, कई बार बहुत बुरा समझते हैं वो अच्छा निकलता है। तो असल में इस जी सर। तरह आदमी ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा या बुरा होता नहीं है, कुछ सर्कमस्टेंशियली भी रिएक्ट करता है उस तरह से, और फिर आपकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं जो टूटती हैं। तो ये सब एक यात्रा है जिसमें आपको अच्छे बुरे खट्टे मीठे के बीच से ड्वेल करना होता है। जी सर, अभी मैं तो बॉलीवुड फिल्में देखता हूँ, मैं तो अब एक्सेप्ट कर चुका हूँ हर कैरेक्टर ग्रे होता है, कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं होता। जी बिल्कुल। सर आप बीच में अपना स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, लाइक अभी तो आप क्लीन शेव हो, बट बीच में आप मिस्टैच रखते थे व्हाइट वाली, तो सर वो वाला आपका लुक बहुत अच्छा था। असल में उसमें मतभेद था, और जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत खराब है और वही लुक कंटिन्यू करना चाहिए जो था। कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत अच्छा है। तो जिनको मैं अच्छा नहीं मानता था, उन्होंने जब कहा कि ये बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा कि ये बहुत बुरा होगा, इसलिए मैंने इस डिसीजन को बदल दिया। वो आप नहीं है जिसको हाँ वो हाँ। मौजदार पसंद आई, लेकिन ये मेरा अपना फैसला था कि वो मैं करके देखूंगा। एक्चुअली हुआ ये था कि उन 2-3 महीनों पर मेरे पास नई रिकॉर्डिंग के लिए कोई दबाव नहीं था। मेरे पास बैंकिंग थी अच्छी खासी, यानी मैं अगले 2-3 महीने ना भी रिकॉर्डिंग करूं तो भी मेरे पास एडवांस में बैंकिंग। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब मुझे लुक में कंटिन्यूएशन नहीं चाहिए और कुछ हाफ वे शैबली जो ग्रोन अप वो है आपका मुस्टाच या बियर्ड, वो आपको प्रेशर नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं। तो फिर अगला वाला सीजन जो था, जो फिर हमने शायद वो सीजन रजत कपूर वगैरह के साथ डोले में संजय मिश्रा, ये सब लोगों के उस टाइम पर फिर वो मूछें बढ़ गई थी। फिर बाद में मूछ का एक एपिसोड नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी थे। जी तो सर। मूछ का किस्सा ये है, बाद में लॉकडाउन में तो दाढ़ी मूछ सब हम सभी लोगों की बढ़ गई यस थी। सर। सर आपकी यंग फोटो मैंने देखी, आप लंबे बाल रखते थे अपने यूथ वाले डेज। हाँ, वो भी जमाना था 2005-6 तक मैं तो पोनी बांधा करता था। इतने लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, स्पेसिफिकली आर्टिस्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सर आपने कभी कोई इन सारे आर्टिस्ट्स के बीच में कुछ कॉमनैलिटी पाई हो कि हर आर्टिस्ट में एक चीज तो कॉमन है जरूर, या आपको कभी महसूस हुई हो ये चीज? हाँ, मतलब हर नहीं, लेकिन हाँ, एक बड़ी संख्या में हम लोगों के यहाँ, मतलब भारत देश में कला को
एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, एक अच्छा करियर नहीं माना जाता। तो ज़्यादातर आर्टिस्ट लोगों का संघर्ष यही है कि वो कैसे अपने परिवार और अपने समाज, अपने पीयर ग्रुप को ये बात समझा पाएँ कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। तो जिसमें एक बहुत अच्छी खासी शक्ति जाती है। तो ये एक कॉमन चीज़ देखी जा सकती है कि अगर इसका ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ऐसा कुछ होता, जैसा कि खुद बमन ईरानी बताते हैं कि उनकी माँ बचपन से कहती थी कि जाओ फ़िल्म देखो। अगर ऐसे घरों में इस तरह का माहौल हो कि अगर किसी बच्चे को उदाहरण के लिए तबला बजाना है और उसके घर में कहा जाए नहीं जाओ तबला क्लासेस कर लो। हर इस तरह के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर में ये दबाव रहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह वगैरह बन जाओ। तो वो जो कन्वेंशन, और वो उसमें उनकी गलती भी नहीं है। अगर आप परिवार वालों की दृष्टि से देखें, उनको भी अपने बच्चे के भविष्य की सुरक्षा चाहिए होती है। और ऐसे में जो समाज में प्रचलित और एक्सेप्टेड प्रोफेशंस हैं, उसी को अपना लिया जाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें सफलता और असफलता दोनों के की संभावनाएं 50-50 बनी रहती हैं। ये उस तरह नहीं है कि आपने कोई कंपटीशन क्रैक किया और आप ना सही अपना ड्रीम ए तो ड्रीम बी या ड्रीम सी तो आप पूरा कर ही लेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो हो सकता है कि आप प्रोविंशियल सर्विसेज में चले जाएं, नहीं हुआ तो आप कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बन जाए, या कुछ नहीं हुआ तो आप प्रोबेशनरी अफसर बन जाए। तो वो जो एक मेहनत से अलग, यानी कि शारीरिक श्रम से अलग का जो सपना हम लोगों के समाज में है, उसने कला विरोधी एक माहौल बनाया है। जिस बारे में हमारे एक दूसरे दोस्त जो चित्रकार हैं वो कहते हैं कि देखिए कितनी विडंबना है कि हम लोग विजुअल आर्ट को अप्रिशिएट न करने का एक ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे बहुत सुंदर मूर्ति होगी, उदाहरण के लिए अगर सरस्वती देवी की, तो बजाय आप उस मूर्ति को देखते रहने के, आप तुरंत आंख बंद कर लेते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर ऐसे कुछ आप नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये जो आपकी बचपन से ट्रेनिंग होती है कि आप विजुअल आर्ट को अप्रिशिएट करने के अपनी फैकल्टीज आ, को डेवलप करें, उसको चैलेंज करें, उसको नर्चर करें, उसके बजाय आप या तो कला से कुछ चाहते हैं कि उससे कुछ आपको मिल जाए, यानी कि इसमें हमें क्या समझ में आया। अगर मैं आपको एक असमिया गीत सुनाऊं तो आप पूछेंगे मुझे समझ में नहीं आया, जबकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। मसलन आपको ये समझ में नहीं आता कि किसी लड़की को कोई लड़का बस में कोहनी क्यों मार रहा है, ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन आप कभी भी आप ये बात नहीं कहते कि ये भी कोई आपके लिए कंसर्न का इशू है। लेकिन मैं आपको एक असमिया गीत सुनाऊं, या उदाहरण के लिए गुजराती गीत सुनाऊं, या तमिल तेलुगु संगीत सुनाऊं, तो आप कहते हैं कि ये समझ में नहीं आया। यानी आप अपनी समझ को लेकर बहुत जिसे कहते हैं सावधान और सचेत रहते हैं कि आपकी चीज समझ में हर चीज आ जानी चाहिए, जबकि आपने उस समझ के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया कि किसी चीज को आप इस तरह से आप फिर बच्चे की तोतली जबान भी नहीं समझ पाते। तो बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ पाते, लेकिन इसलिए आप उसको उसको रिजेक्ट तो नहीं करते, या उसके प्रति कोई रेडिकुलस व्यवहार तो नहीं करते। तो हम जो सवाल था आपका, उसका जवाब ये है कि उसमें ज्यादातर लोगों के सामने भारतीय समाज में कला जैसी जैसी फील्ड में बने रहना और अपने को प्रूव करना, वो बहुस्तरीय, मल्टी लेवल, मल्टी लेयर्ड चैलेंजेस से गुजरना है। और ये चैलेंजेस ना हो तो वो शायद अपने समय का और ज्यादा प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर पाए, और ज्यादा शायद जो चीज उन्होंने 40 साल में अचीव की होगी, वो हो सकता है कहीं 25वें साल या 28वें साल में अचीव करने को पहुंच जाए। चीजें आज भी बहुत बदली नहीं है। अगर कोई ये कहे कि आज ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन बूम की वजह से कोई चीज बदल गई होगी, परसेप्शन में बहुत सारी चीजें बदली नहीं है। आज भी कम से कम हम लोगों के हिंदी इलाके में दूसरी भाषाओं, दूसरी बोलियों, दूसरे खान पान, दूसरे चेहरे, अदरनेस
को लेकर हम रिसेप्टिव नहीं है, और बल्कि ज्यादा पिछले 8-9 वर्षों में और ज्यादा हम रिजिड और प्रतिक्रियावादी और पतनशील होते जा रहे हैं। तब तो सर एक तरह से फिल्म फैमिलीज में एकदम अलग माहौल होता होगा। मतलब वहां तो भैया मेहनत करो, एक्टिंग करो, करण जौहर लॉन्च करेगा। मतलब सर वहां तो ऐसा माहौल होता होगा। वो बहुत छोटा हिस्सा है। मतलब अगर आप देखिएगा जो इस अ, अनुपात की दृष्टि से देखिए, तो वो बहुत ही एक छोटा हिस्सा है, और उसकी अपनी अलग चुनौतियां, अलग क्राइसिस हैं उसमें, और वो ऐसी क्राइसिस हैं जिस पर बहुत विस्तार से बात होने की जरूरत है। जिसके कुछ कुछ आपको मैनिफेस्टेशंस उन परिवारों और उन उन जो क्लोज फ्रेटर्निटी है उसके भीतर डिप्रेशन और नशे के रूप में सामने आते हैं। वो एक अलग बहस का मुद्दा है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। जी सर, मैं समझता हूँ कि वो भी एक काफी सब्जेक्टिव इशू है और उसको कभी हम बैठ के उसके बारे में और गुफ्तगू करेंगे कभी और। आपकी सर कोई फेवरेट मूवी या वेब शो या कोई सीरीज है? अभी अगर आप ये जो करेंसी में चल रही वेब सीरीज और मूवीज की बात करें, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उनमें सब में बहुत ज्यादा देर तक आपके अनुभव को करस्पॉन्ड करने की क्षमताएं नहीं है। वो जी एक आज आई और कल गई अनुभवों की दुनिया है। फिर मैं लेकिन कहूंगा कि एक अगर सीरीज ही कहूँ, एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज, तो मुझे जैज की हिस्ट्री पर जो एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बल्कि अगर 7-8 महीनों में कभी एक बार और कोई किसी सीरीज को दोबारा देखने का दिल करता है, तो शायद उस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को मैं जरूर देखना चाहता हूँ। वो जैज की हिस्ट्री पर है। और सर कोई कोई फेवरेट मूवी सर पुराने टाइम से भी चलेगी सर? फेवरेट मूवी में मेरी, वैसे देखिए, ये जो नैरेटिव स्ट्रक्चर की फिल्म है उसमें आनंद मेरी फेवरेट मूवी है। और अगर मेरे अपने हिसाब से अगर देखूं, तो मुझे मेघे ढका तारा एक बहुत अच्छी फिल्म लगती है, सर जो कौन सी सर? बांग्ला की फिर से सेकंड वाली बांग्ला फिर से बोल दीजिए। बांग्ला की फिल्म है, ऋत्विक घटक की। ऋत्विक घटक मेरे परम आदरणीय गुरु हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन उनके काम का मैं बहुत मुरीद हूँ। तो बंगाल में जो 3 बड़े फिल्मकार हुए, सत्यजीत राय, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक, तो उसमें ऋत्विक घटक की एक फिल्म है मेघे ढका तारा, वो मुझे बहुत पसंद है। ऑलवेज ट्राई टू प्रोड्यूस मोर देन यू कंज्यूम। तो सर आप इतना इंटरव्यू लेते हैं, बट उसके पीछे आप बहुत पढ़ते होंगे, रीड करते होंगे, रिसर्च करते होंगे, आप लिखते भी होंगे। तो सर जो हम कैमरा पे देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना टाइम जाता है? हाँ, अच्छा खासा टाइम जाता है, ये तो है, आपका कहना सही है। क्योंकि मैं इसे कभी काम की तरह नहीं करता कि मुझे मिसाल के तौर पर सुबह 10 बजे पहुंच जाऊं और मुझे किसी एक बैंकर की तरह कुछ अकाउंट्स निपटा देने हैं, और 5 बजे के बाद उस अकाउंट को कभी देखना नहीं है, वापस अगले सुबह 10 बजे ही देखना है। मेरे लिए ये काम ऐसा है नहीं। मेरे लिए वो ओढ़ने बिछाने, जीने मरने, वो मेरे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। तो मैंने कभी भी गुफ्तगू के काम को या जिस भी काम को हाथ में लेता हूँ, उसे मैं उसी तरह करता हूँ कि मैं उसे काम की तरह ना करूँ, बल्कि मैं उसे जीवन की तरह जीऊँ। तो इस तरह देखने में, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स पूछिए कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रिसर्च और प्रिपेयर करने में कितने घंटे लगे, तो मैं शायद कहूँगा 4000 घंटे लगे। शायद वो 4 घंटे नहीं होंगे या 24 घंटे नहीं होंगे। वो 4000 घंटे मैं कह रहा हूँ कि जब मैं शायद 12th में पढ़ता रहूंगा, और तब मैंने हीरो फिल्म देखी होगी, और तब मेरे मन में जैकी श्रॉफ के बारे में कोई जो विचार बना होगा, वो वहां काम आया होगा जब उसके 35 साल बाद मैं जैकी श्रॉफ के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो रहा हूँ। तो उस अनुभव में, उस अनुभव का तो हमेशा ही दखल रहता है। तो इस तरह जी ये कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है कि मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए मैं, या पर्टिकुलर केस से बात करने के लिए मैंने ये यहाँ से फ्रॉम स्टार्ट मिड टू एंड ये घंटे इस्तेमाल किए, ऐसा है नहीं। वो एक सतत प्रक्रिया है जो मेरे काम आती है।
उदाहरण के लिए अगर एक बढ़ई जब अपनी किसी फर्नीचर के लिए आरी चला रहा होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि वो शाम को 4:30 बजे आरी चला रहा है, लेकिन असल में अगर उसकी उम्र 46 साल है, तो जब 14 साल की उम्र में उसने आरी चलाई होगी, वो आरी उसके इस शाम को 4 बजे चलने वाली आरी में शामिल है। तो ये एक सतत यात्रा है। इंसान इस तरह अलग उसके काम को नहीं किया जा सकता। आपका एक अनुभव जीवन भर आपके साथ रहता है, उसके साथ दूसरे अनुभव जुड़ते जाते हैं। शायद इस जवाब में आपको कोई बहुत ज्यादा किक और एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिर जवाब यही है। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ, मतलब लाइक इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट्स जो आपने परसीव किया उनके बारे में, फिर जब वो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आई तब वो सारे क्वेश्चंस वापस आ गए एक तरह से पेपर। बिल्कुल। जब मैं आपका लिंक्डइन देखा तो आपने बीच में आप गेस्ट फैकल्टी भी रहे, आप लेक्चरर भी रहे। तो सर, आप पढ़ाना प्रेफर करते हो, पसंद करते हो पढ़ाना? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। इस तरह नहीं कि मैं कुछ पढ़ाकर किसी को सिखा दूंगा, मैं उसको एक म्यूचुअल लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखता हूँ। पढ़ाने से मैं बहुत अपडेटेड रहता हूँ कि मुझे मालूम होता है कि अब जो बच्चे 18 साल के हुए या 20 साल के हुए, मेरे अपने खुद बच्चे हैं, तो मैं उनके साथ अपडेट रहना चाहता हूँ कि अभी वो कैसे सोचते हैं, उनके क्या सवाल हो सकते हैं जो शायद मेरे पास मौजूद जवाबों से मेल ना खाते हों। इसलिए अपडेटेड रहने के लिए, और अगर आप बहुत कुछ इस जेस्चर में ना हो या इस गलतफहमी में ना हो कि आप कुछ दे देंगे किसी को, असल में आप किसी को क्या दे देंगे, वो शायद वही लोग देते होंगे जिनके पास शायद शक्ति होती होगी। शक्ति मतलब पावर वाले लोग ही कुछ देने के बारे में सोचते होंगे। मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैं एक अपने को एक लर्नर ही समझता हूँ, और इस नाते जब पढ़ाने का कोई मौका मिलता है तो मैं इतना मानता हूँ कि उसका नाम पढ़ाना इसलिए रख दिया गया कि मेरे पास अनुभव है। वो अनुभव उसको मैं वाइप आउट नहीं कर सकता, वो अनुभव मेरे पास रहेगा। मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं अपने अनुभव को मिटाकर मैं 18 साल का लड़का बन जाना चाहता हूँ, वो शायद संभव नहीं है। इतना जरूर कर सकता हूँ कि आज के 18 साल के लड़के के क्या सवाल, उसके उसका आ, उसका मनोजगत, भाव जगत और बौद्धिक जगत कैसा है, इससे मैं कुछ सीखूं। बस इसलिए पढ़ाने का मौका मिलने पर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है सर, मेरे जो क्वेश्चंस के सिलसिले थे वो तो खत्म हुए। सर थैंक यू सो मच, पर मैं जाते जाते आपसे बोलना चाहूंगा कि आप कोई हमारे अपनी ऑडियंस, अपनी आपकी जो लॉयल ऑडियंस है, जो आपका इंटरव्यू स्टाइल पसंद करती है, और कुछ हम लोग के लिए सर आप कुछ मैसेज देना चाहें? नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो हम लोगों के खासतौर पर ये जो कमर्शियल जर्नलिज्म है, जिसने सिर्फ लाभ कमाने के लिए पत्रकारिता को ही अपना एक ध्येय बना लिया है, उससे अलग बहुत कुछ ऐसा है करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे ज़रूरी लोग हैं हमारे आसपास जिनके साथ ये जो लंबी उनकी जीवन की कहानियाँ हैं, उन्हें संजो लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं इन दिनों वही कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जिनको कन्वेंशनली सेलिब्रिटी नहीं माना जाता, लेकिन वो सेलिब्रिटी हैं इन देयर ओन राइट। वो सेलिब्रिटी इस अर्थ में है कि उनके किए हुए काम से उनका परिवार, उनका उद्यम और जो उनका एंटरप्राइज है, उसको उन्होंने एक बहुत भारतीय परिस्थितियों में बहुत एक फ्लरिशिंग चीज बनाया, और उसके पीछे जो उनका पूरा एक ड्रीम, उनका स्ट्रगल, उनका फेल्योर, उनका विजन वो क्या है, इस बात को, चूंकि वो उदाहरण के लिए करण जौहर नहीं है या शाहरुख खान नहीं है या अमिताभ बच्चन नहीं है, इसलिए हम उनकी कहानियां कैसे छोड़ सकते हैं। और वो कहानियां हमारे आसपास इर्द गिर्द हमेशा मौजूद हैं। और इस वक्त जब हम बिल्कुल हाईली सेल्फ सेंट्रिक एक इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट कंज्यूमर वो कर रह गए हैं, ऐसे में इन सब लोगों को जो हमारे आसपास हैं और बहुत अबंडेंट महसूस करते हैं, उनको एक स्पेशल फील कराने के लिए उनकी कहानियां दर्ज की जानी चाहिए। उन कहानियों से उनके पेशे से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे, उनके परिवार के लोग एनरिच होंगे, और खुद उनको ये शायद ये एहसास होगा कि उन्होंने जो कुछ किया अपने इस समय में,
व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वो उसको कोई नोटिस लिया गया और उसका कोई रिकॉर्ड रखा गया। तो जिस तरह ये जरूरी है कि आप सेलिब्रिटीज के पीछे सो कॉल्ड जो कमोडिफाइड सेलिब्रिटीज हैं, मतलब आप देखेंगे, इसलिए मैंने कभी भी गुफ्तगू की लिस्ट में वो सिर्फ 45 जो भारत के आर्ट कल्चर लिटरेचर सिनेमा से जुड़े हुए 45 to 50, उसके बाद लिस्ट खत्म हो जाती है। मैं हमेशा उसके बाहर ही रहा, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको पता चलेगा ऐसे लोग जिनके काम को मैं मानता हूँ कि उनका काम इम्पोर्टेंट है, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए और उनको सेंटर स्टेज दिया जाए, ना कि जो आपको बता दिया गया है या आपके टेलीविजन चैनल के इनपुट हेड ने कह दिया कि ये सेलिब्रिटी होगा और ये नहीं होगा। मैं इस जिसे कहते हैं कि मैड रेस से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने देखने वालों को भी और आगे आने वाले जो मेरे काम से किसी भी तरह प्रभावित होते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आसपास ऐसी तमाम कहानियां मौजूद हैं जिनकी इज्जत करना, जिन्हें संजोना, जिन्हें एक धरोहर की तरह अगली पीढ़ी को सौंपना, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा अभी इस समय काम होना चाहिए। जी जी सर, मैं अगर चाहे गुफ्तगू पुराना राज्यसभा टीवी वाला कह दूं या रेखता वाला कह दूं, मुझे पता है हमेशा उसमें हमेशा अंडररेटेड और जिनका काम अच्छा है वही आर्टिस्ट आए, वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज कभी नहीं आए आपके शो पे। तो मैं उस जो आपकी थिंकिंग एंड फिलॉसफी है उससे मैं मतलब इन्फ्लुएंस्ड हूँ और मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। और सर जाते जाते यही बोलूंगा कि सर जैसे मैं खुद आजकल आर्टिस्ट, मतलब मैं भी कुछ करना चाहता हूँ क्रिएटिव, और मैं शेरो शायरी पढ़ रहा हूँ आजकल। सर आपका रेखता से कैसा एसोसिएशन है वहां पे? क्योंकि मैं देखता हूँ वो एक उर्दू और शेरो शायरी काफी प्रमोट करती है रेखता ऑर्गेनाइजेशन। रेख्ता के साथ पिछले मार्च में मेरा संबंध समाप्त हो चुका है। ओके। और उर्दू में मेरी गति नहीं है और ना मुझे शेर व शायरी में कोई वैसी दिलचस्पी है। तो बस ये इतना ही उनके साथ था कि उनको ये शो ठीक लग रहा था और वो चाहते थे कि वहाँ उनके लिए करूँ, तो जितना समय मैं कर पाया मैंने किया। अभी मार्च के बाद से, पिछले साल मार्च के बाद से उनके यहाँ कोई शो नहीं कर। बट सर आप जो हिंदी के, हमारे हिंदी जगत के आर्टिस्ट है, फिर चाहे वो प्रेमचंद हो, मंटो हो, आप इन सब आर्टिस्ट का भी आप बहुत रुचि रखते हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी सर। वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और उनके लेखन से हमको एक नई दृष्टि मिलती है और भाषा मिलती है। क्योंकि जब मैं 12th में था, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ हिंदी लिया था, तो मेरा को थोड़ा सा हिंदी साहित्य पढ़ने को मिला, उसमें कहानियां पढ़ने को मिली, तो मैं भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। जैसे प्रेमचंद की कहानी निर्मला है और मंटो की जो अच्छी अच्छी कहानियां हैं, तो सर मैं एक कॉमनैलिटी आपसे उस एंगल पे भी महसूस करता हूँ। सो यस सर, थैंक यू सो मच सर समय देने थैंक के यू, लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्षित, थैंक यू। थैंक यू।